हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट लर्निंग चैनल द साइंस टीचर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 8.3.3 रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो अभी तक हमने यानी कि सो फार हमने देखा हुआ है वेराइटी ऑफ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने बहुत सारे स्पीसीज़ के बारे में देखा कि वो सब किस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का यूज करते हैं। जैसे कि यूनिसेलुलर में हमने देखा, मल्टीसेलुलर में हमने देखा कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे होता है। हमने प्लांट्स पर देखा, फ्लावरिंग प्लांट्स पर, कि वहाँ पर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब हम ऐसे स्पीसीज की बात करने वाले हैं जिस पर हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, जिसे हम कहते हैं ह्यूमंस, यानी कि वी ऑल। हम इंटरेस्टेड इसीलिए हैं क्योंकि हम सभी को इस प्रोसेस से गुजरना है। सो वेरियस डिजीजेस ना हो, या फिर अगर डिजीजेज हो गए हैं तो उसके क्योर के लिए साथ में ये सभी जानकारियाँ सभी के पास में होनी ज़रूरी है, होना मस्ट है। तो चलिए बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है ह्यूमन बींग्स पर। ह्यूमंस यूज करते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इस प्रोसेस को कैसे किया जाता है चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। कहता है कि एक अनरिलेटेड पॉइंट से हम शुरू करते हैं, इन सभी को छोड़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये कंसिडर करते हैं कि हमारा बॉडी जो है, जब हम बड़े होते हैं तो बहुत सारे चेंजेस हम अपने बॉडीज़ पर देखते हैं। जैसे कि हमारा हाइट इंक्रीज़ करता है। क्लास 2 से क्लास 10 तक आप कॉन्शियस थे, इसके बारे में आप जान रहे हैं कि आपका हाइट जो है इंक्रीज़ किया है। साथ में वेट भी इंक्रीज़ करता है, कभी कभी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। हम नए दांत एक्वायर करते हैं, हम यहाँ पर पुराने दांत को लूज़ भी कर लेते हैं, है ना। उस पुराने दांत को हम क्या कहते हैं? मिल्क टीथ। तो वो मिल्क टीथ को हम यहाँ पर लूज़ कर जाते हैं और नए दांत उगाते हैं। सो ये सब जो प्रोसेस है ये एक जनरल मोड ऑफ ग्रोथ है, जनरल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ है। इसे हम जनरल प्रोसेस में ग्रुप कर सकते हैं इन सभी चेंजेस को जो भी अभी तक हमने देखा, जहाँ बॉडी लार्जर होता है, बॉडी बढ़ता है। लेकिन अर्ली टीनेज ईयर में, यानी कि 10 से 14 साल के बीच में, हम कुछ डिफरेंट चेंजेस देखते हैं हमारे बॉडी के अंदर में, जिसे हम इन बॉडी इनलार्जमेंट पर नहीं काउंट कर सकते। बॉडी इनलार्जमेंट से हम इसे जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं इन सभी चेंजेस को। तो यहाँ पर क्या चेंजेस होते हैं? जैसे कि नए फीचर्स हमारे बॉडी पर अपीयर होते हैं, नए सेंसेशंस हमारे बॉडी पर अपीयर होते हैं, बॉडी के अपीयरेंस में यहाँ पर चेंजेस होता है। और ये सभी प्रोसेस में से बहुत सारे चेंजेस जो हैं, इन सभी प्रोसेस में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उन सभी चेंजेस में से बहुत सारे चेंजेस बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों पर कॉमन होते हैं। जैसे कि हम न्यू पार्ट्स ऑफ बॉडी पर, यहाँ पर जैसे आर्मपिट्स और जेनिटल एरिया पर हम देखते हैं कि नए हेयर ग्रो कर रहे हैं। हम ये भी देखते हैं कि हमारे लेग्स पर, आर्म्स पर यहाँ जो है थिनर हेयर ग्रो करता है, और ये फेस पर भी ग्रो करता है। साथ में हम देखते हैं कि हमारा स्किन ऑयली हो जाता है और कहीं पिंपल्स भी आने लगते हैं फेस पर। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सब होगा तो हम इसे कंसिडर करेंगे, इसके बारे में हम अवेयर रहेंगे। तो इन सभी के बारे में हम अवेयर रहते हैं। आप भी गुजर चुके हो, 10 से 14 ईयर के एज में ये सब होता है। तो हम अपने बारे में, ऑन बॉडीज़ के बारे में और दूसरों के बॉडीज़ के बारे में भी हम इन सभी चीज़ों को देखते हैं, इन सभी चीज़ों को समझते हैं। कहता है कि कुछ चेंजेस ऐसे भी हैं जो बॉयज़ एंड गर्ल्स पर डिफरेंट होते हैं। जैसे कि गर्ल्स पर क्या होता है, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज़ करता है। साथ में ब्रेस्ट के टिप्स का स्किन यहाँ पर डार्क हो जाता है। साथ में थिक हेयर ग्रोथ करने लगते हैं बॉयज़ पर, और यहाँ पर पेनिस जो है ओकेजनली यहाँ पर इनलार्ज हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है डे ड्रीम्स पर या रात को। और साथ में इसी वक्त गर्ल्स जो हैं वो मेंस्ट्रुएट करने लगते हैं, मेंस्ट्रुएशन उनका स्टार्ट हो जाता है इसी टाइम पर। ये सभी चेंजेस हमारे बॉडी पर स्लोली होते हैं। एक आप देख सकते हो कि ये जो चेंजेस होते हैं सालों महीनों लग जाते हैं इन सभी चेंजेस को होने में, और इन सभी चेंजेस का ख़त्म होने में, मतलब कम्प्लीटली चेंज हो जाने में यहाँ पर जो है टाइम लगता है। और ये टाइम डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन यहाँ पर सभी का एग्जैक्ट एज पर ये कंप्लीट नहीं होता है जो चेंजेस
हो रहे हैं बॉडी पर, वो कंप्लीट चेंजेस किसी एग्जैक्ट एज को हम नहीं बता सकते कि इसी एज पर तुम्हारा सारा बॉडी जो भी चेंज कर रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, यहीं पर चेंज होगा, इतना ही होगा। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, लेकिन ये प्रोसेस स्लोली ही होता है। दोनों ही केस पर ये कंप्लीट क्विकली नहीं होता है। अगर एग्जांपल की बात करें तो हम देखते हैं कि फेसेस पर जो बाल ग्रो करते हैं, जो बियर्ड ग्रो करते हैं, वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं। पतला पतला ग्रो होता है, उसके बाद में धीरे धीरे वो डार्क होने लगता है, धीरे धीरे वो घना होने लगता है। और जिस तरीके से यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स पर डिफरेंट शेप साइज़ के नोज़, फिंगर्स ये सभी होते हैं, उसी तरीके के डिफरेंट शेप साइज़ के जेनाइटल एरियाज़ भी होते हैं, डिफरेंट ग्रोथ होता है। जो हमारे हेयर ग्रोथ होते हैं वो सभी डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स पर ग्रो करते हैं। ऑलराइट, सो ये सभी जो चेंजेस अभी तक हमने देखा, जितने भी चेंजेस अभी तक हमने देखा ऊपर से नीचे तक, ये सभी चेंजेस जो हैं सेक्सुअल मैच्योरेशन हमारे बॉडी के उसे दर्शाता है कि सेक्सुअल मैच्योर कर रहे हैं। आगे कहता है कि यहाँ पर सेक्सुअल मैच्योरेशन इस एज पर दिखाना क्यों ज़रूरी होता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमने इस बारे में पहले भी बात किया हुआ है कि डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स स्पेशलाइज्ड सेल और स्पेशलाइज्ड मल्टीसेलुलर और बॉडीज़ पर स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं जो कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस करते हैं। सबका अपना अपना एक काम होता है। तो जर्म सेल्स यानी कि ऐसे सेल्स जो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं, उनका क्रिएशन, जर्म सेल्स का क्रिएशन के लिए एक यहाँ पर स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होंगे। तो जैसा कि हमने देखा है कि प्लांट डेवलप करता है स्पेशल सेल और स्पेशल टिश्यू जो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो हेल्प करता है रिप्रोडक्शन करने के लिए। उसी तरीके से ह्यूमंस भी यहाँ पर ऐसे टिश्यूज़ को डेवलप करना स्टार्ट करते हैं इसी जर्म सेल को क्रिएट करने के लिए। तो अगर हम एडल्ट एज का बात करें, यानी कि टीन एज के बाद वाला एज का, तो उस वक्त जो है हमारा बॉडी ग्रो करता है, एक एडल्ट साइज में आता है। तो इन सभी को ग्रो करने के लिए यहाँ पर जो भी हमारा बॉडी है वो उसी काम में लगा हुआ रहेगा, उसी तरीके से वो डायरेक्टेड होगा। जो हमारा बॉडी में जो भी काम चल रहे हैं वो उसी पर फोकस्ड रहेगा। इसीलिए उससे पहले ही हमें ये सभी जो मैच्योरेशन का प्रोसेस है वो उस वक्त नहीं होता, उससे पहले होता है, उससे पहले वाले एज पर होता है। और उस वक्त क्या होता है, जनरल बॉडी का ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो जाता है और रिप्रोडक्टिव टिश्यू जो है यहाँ पर मैच्योर होने लगते हैं। तो इस टाइम को हम लोग कहते हैं प्यूबर्टी। मैं एक दूसरे में भी इसे एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ये एज है एडल्ट वाला, ठीक है ना, एडल्ट एज है। एडल्ट एज पर बॉडी ग्रोथ कर रहा है। तो बॉडी ग्रोथ जब कर रहा है तो वहाँ पर रिप्रोडक्टिव जो टिश्यूज़ हैं वो सभी उस वक्त फोकस्ड नहीं रहते हैं, उन सभी को का ग्रोथ उस वक्त फोकस्ड नहीं होता है। राइट, और ये पीरियड मान के चलते हैं यहाँ पर ये जो है ये है हमारा टीन एज, 10 to 14 ईयर। तो यहाँ पर जो है बॉडी ग्रोथ उतना जो है प्रायोरिटी पर नहीं रहता है जितना यहाँ पर ये जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ हैं उनका ग्रोथ यहाँ पर जितना ज़्यादा प्रायोरिटी पर रहता है उतना ज़्यादा प्रायोरिटी पर बॉडी ग्रोथ नहीं होता है। तो ये है टीनेज। आई होप इट्स क्लियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। कहता है कि ये सभी जो अभी तक हमने देखा, जो चेंजेस हमने देखा, वो अभी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस से कैसे लिंक हम कर सकते हैं। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कहा था कि हम नया चीज़ अभी स्टार्ट करने वाले हैं और उस नया चीज़ को हमने यहाँ पर डिस्कस करा। अब उसे हम रिलेट करेंगे कैसे यहाँ पर रिप्रोडक्टिव प्रोसेस से ये वर्क कर रहा है। तो जैसा कि हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने देखा हुआ था कि जर्म सेल्स जो है यहाँ पर दो इंडिविजुअल्स से आपस में मिल जाते हैं और यहाँ पर ये फॉर्म करते हैं एक नया इंडिविजुअल। और ये हो सकता है जब एक्सटर्नल रिलीज हो इन जर्म सेल्स का डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ से।
ऑलराइट, मेल्स एंड फीमेल्स बॉडी से इन सभी का रिलीज हो, तभी ये हो सकता है। और यहाँ पर जब टू इंडिविजुअल यहाँ पर जब इंटरनल ट्रांसफ़र करते हैं जर्म सेल्स को फ्यूज़न के लिए, तो इसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, जो कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। अब यहाँ ये जो है डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स पर भी होते हैं, मेनी एनिमल्स पर ये अप्लाई होते हैं। इसी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का यहाँ पर एक्सटर्नल ट्रांसफ़र होता है जर्म सेल्स का डिफरेंट इंडिविजुअल से किसी एक इंडिविजुअल पर, यानी कि मेल जर्म सेल्स ट्रांसफ़र होंगे फीमेल्स के बॉडी पर, जहाँ पर फीमेल जर्म सेल्स आपस में मिलकर के यहाँ फ्यूजन करेगा। ये वही उसी तरीके का प्रोसेस है जब हमने फ्लावरिंग प्लांट पर देखा हुआ था कि किस तरीके से वहाँ पर मेल जर्म सेल्स और फीमेल जर्म सेल्स आपस में फ्यूज़न करते थे और एक नया सीड वहाँ पर प्रोड्यूस करते थे, नया इंडिविजुअल वहाँ प्रोड्यूस करते थे। यहाँ पर भी उसी तरीके का प्रोसेस होगा, और ये जो प्रोसेस होगा वो तभी होगा जब मेच्योर हो चुके हुए होंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव पार्ट का मेच्योरेशन हम कैसे यहाँ पर देख सकते हैं? तो जो भी चेंजेस अभी तक हमने देखे प्यूबर्टी में, वही चेंजेस हम यहाँ पर मेच्योरेशन के लिए कह सकते हैं कि अगर वो प्रोसेस से वो गुजरा हुआ है तो वो सेक्सुअल मेच्योर हो चुका है। अब यहाँ पर हम जर्म सेल्स का ट्रांसफ़र करना है हमें, तो ये जर्म सेल्स का ट्रांसफ़र करने के लिए भी स्पेशल ऑर्गेन्स चाहिए, और ये ऑर्गेन्स सेक्सुअल एक्ट पर ये जो है पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी होना चाहिए। जैसे कि पेनिस, यहाँ पर जब ये इरेक्ट होने का कैपेबिलिटी रखता है तभी ये प्रोसेस हो सकता है, जैसे कि मैमल्स में और ह्यूमंस में। और जो बेबी है वो यहाँ मदर्स बॉडी पर कैरी किया हुआ होता है लॉन्ग पीरियड के लिए, और ये ब्रेस्ट फेड किया हो जाता है, मतलब बाद में यहाँ पर ब्रेस्ट फेडिंग भी होता है। इसीलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है ये भी यहाँ पर मेच्योर होना चाहिए और ब्रेस्ट भी मेच्योर होना चाहिए, इन सभी पॉसिबिलिटीज़ को कंप्लीट करने के लिए। अब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस में जो भी सिस्टम इन्वॉल्व हैं उन सिस्टम्स के बारे में यहाँ पर चलिए देखते हैं। सबसे पहला है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है दो पोर्शंस का यहाँ पर कंसिस्ट किया हुआ होता है, जिस पर पहला जो है वो जर्म सेल को प्रोड्यूस करता है और दूसरा जर्म सेल्स को डिलीवर करता है। जर्म सेल्स का प्रोडक्शन यहाँ पर टेस्टिस पर होता है, यानी कि जर्म सेल्स हम बात करेंगे अब स्पर्म का, ये टेस्टिस पर प्रोड्यूस होता है, जो कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर में लोकेटेड होता है। एब्डोमिनल कैविटी ये है, इसके बाहर में ये लोकेटेड होता है, क्योंकि यहाँ पर स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है। हमने पहले भी टेस्टिस के बारे में पढ़ा हुआ है कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है, और यहाँ पर स्पर्म बनाने के प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर डिफरेंट चेंजेस आते हैं टाइम के साथ में। जब प्यूबर्टी का पीरियड होता है तब कहता है कि स्पर्म जो है फॉर्म किया जाता है, उसके बाद में ये डिलीवर किया जाता है थ्रू वास डिफरेंस। एक यहाँ पर डिलीवरिंग ट्यूब के फॉर्म में आप देख सकते हो, ये वास डिफरेंस है। यहाँ पर जो है ये स्पर्म यहाँ से निकल करके जाता है, ये यूरेटर के जो यहाँ पर आप देख सकते हो ट्यूब है, उस ट्यूब के ऊपर से ये लांग करके इस साइड में आता है और यहाँ पर ये जुड़ जाता है जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उससे। उसके बाद एक कॉमन पैसेज यूरेथ्रा है, वहाँ पर जहाँ आप देख सकते हो कि ब्लैडर, जो यूरिनरी ब्लैडर है, वहाँ से एक ट्यूब निकल के आया हुआ है, और जो वास्ट डिफरेंस वाला जो पाइप है, जो ट्यूब है, वो यहाँ पर निकल कर आया हुआ है, वो यहाँ मिल जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड से यहाँ कुछ रिलीज़ होता है, प्रोटीन्स रिलीज़ होते हैं। यहाँ जो प्रोटीन्स रिलीज होते हैं वो स्पर्म को एक फ्लूइड यहाँ पर प्रोवाइड करता है, और वो यहाँ पर न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है।
किसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है? स्पर्म्स को। स्पर्म्स क्या है? एक टाइनी बॉडी है जो जेनेटिक मटेरियल कंटेन किए होते हैं। उनका एक लॉन्ग टेल होता है जो उसे मूव करने में आगे पीछे जो है हेल्प करता है फीमेल जर्म सेल्स पर। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है उसका। अब चलिए बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल जर्म सेल्स जो हैं ये ओवरी पर बनते हैं। यहाँ आप देख सकते हो ओवरी है, वहाँ से ये बनते हैं और ओविडक्ट या फिर आप कह सकते हो फेलोपियन ट्यूब, वहाँ से ये जो है रिलीज़ होते हैं, वहाँ से वो ट्रैवल करते हैं और ये यूटेरस में पहुँचते हैं। चलिए इसके बारे में यहाँ पर आगे देखते हैं। कहता है कि व्हेन अ गर्ल इज़ बॉर्न, जब गर्ल बॉर्न होती है तो उसी वक्त थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग उसके ओवरीज पर होता है। जैसे जैसे वो प्यूबर्टी पर रीच करती है तो वो मेच्योर होने लगते हैं इमेच्योर एग। आई थिंक आई शुड गो विद द डार्क मोड। कहता है कि जो मेच्योर्ड एग होते हैं, एक एक मेच्योर्ड एग एवरी मंथ यहाँ रिलीज करते हैं ओवरीज से, और एक जो है वो वुम्ब पर चले जाते हैं थ्रू फेलोपियन ट्यूब जो मैंने आपको बताया, और यहाँ पर ये यूटेरस तक पहुँचते हैं। फिर यूटेरस जो है वजाइना में ओपन होता है थ्रू सर्विक्स। रिप्रोडक्शन के प्रोसेस पर यहाँ स्पर्म जो है वेजिनल पैसेज से इंटर करता है और ये जो है ट्रैवल करते हैं, जो स्पर्म है वो ट्रैवल करते हैं ऊपर की ओर और पहुंच जाते हैं ओविडक्ट पर, जहां वो एग के साथ में इनकाउंटर होता है उनका। जब ये प्रोसेस होता है तो वहाँ एग जो है फर्टिलाइज हो जाता है। जाइगोट हम उसे कहेंगे, फर्टिलाइज्ड एग को। वो इम्प्लांटेड हो जाता है यूटेरस पर। उसके एक लाइनिंग होते हैं, चलिए मैं आपको फिगर पर ही दिखा देता हूँ। यूटेरस पर ये लाइनिंग होता है। जब एग रिलीज़ करता है यहाँ से ट्रैवल करके आते हैं, फिर स्पर्म आते हैं और स्पर्म जो है यहाँ एग के साथ में ये जो है फ्यूज़न करते हैं, यहाँ पर जाइगोट फॉर्म करते हैं और इसके वाल से, जो यूटेरस के वाल हैं वहाँ से ये लाइनिंग आते हैं। ये लाइनिंग पर ये जाकर के कनेक्ट हो जाते हैं और जब जाइगोट इम्प्लांटेड हो जाता है यूटेरस पर तो उसे एक कंडीशन मिल जाता है, जिस कंडीशन में वो डिवाइड होना स्टार्ट करता है। वो वहाँ पर सेल्स डिवीज़न होते हैं ताकि जो नया इंडिविजुअल फॉर्म करना है वो वहीं से सेल डिवीज़न करते 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 वो नए इंडिविजुअल तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट होता है डिवाइडिंग। मैं आपको एक फिगर दिखा रहा हूँ। ये है एक जाइगोट। यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो है सेल्स डिवीज़न यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। सेल्स जब डिवाइड होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से वो गुजरते हैं। फर्टिलाइज्ड एग सबसे पहले आया, फिर वो यहाँ पर सेल डिवीज़न हो रहा है, 4 सेल यहाँ पर डिवीज़न हो रहा है, फिर 8 सेल, फिर ऐसे डिवीज़न होते होते यहाँ ये इतना जो है सेल्स डिवाइड कर लेते हैं, इतने सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट हुए होते हैं जो एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेता है। यहाँ से बॉडी का स्ट्रक्चर आना स्टार्ट हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे आगे चलते हुए मेच्योर होने लगते हैं, मंथ बाय मंथ, मंथ बाय मंथ, यानी कि डे बाय डे ही मेच्योर होते हैं, मंथ बाय मंथ फिर आगे जा कर के वो मेच्योर हो जाते हैं। मदर का बॉडी जो है ये डिज़ाइन किया हुआ होता है इसी डेवलपमेंट के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो हर मंथ यूटेरस जो है प्रिपेयर करता है अपने आप को एक एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए, फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए, उसे न्यूट्रिशन देने के लिए, उसे ग्रो करने के लिए। और जिस लाइनिंग की मैंने बात की हुई थी वो जो है थिक हो जाता है और यहाँ पर ब्लड रिचली सप्लाइड होता है उसे नरिश करने के लिए ग्रोइंग एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो जो है न्यूट्रिशन यहाँ पर लेता है मदर के ब्लड से
विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू, एक स्पेशल टिश्यू होता है उसके हेल्प से यहाँ पर लेता है, जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। ये एक डिस्क है जो कि यहाँ पर यूरिनरी जो यहाँ पर वाल्स हैं, जो भी हमने यहाँ पर यूटेरस का वाल्स देखा हुआ था, उसी वहीं पर ये जो है कनेक्टेड होता है। और ये विली कंटेन किया हुआ होता है एम्ब्रियो साइड में, जिस टिश्यू का हम बात कर रहे हैं। मदर के साइड में, यानी कि जिस पोर्शन का हम बात कर रहे हैं उसके ऑपोजिट साइड में यहाँ पर ब्लड स्पेसेस होते हैं जो कि सराउंडेड होता है विली से। ये यहाँ पर एक लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है ग्लूकोज का और ऑक्सीजन का मदर से उस चाइल्ड तक पहुँचाने के लिए। अब उन न्यूट्रिशंस का, ग्लूकोज का, ऑक्सीजन का, ये सब यूज़ करेगा कौन? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो यूज करेगा तो वहाँ से कुछ ना कुछ वहाँ पर वेस्ट सब्सटेंसेस भी जनरेट करेगा, और वो वेस्ट सब्सटेंस जो हैं डायरेक्ट मदर के ब्लड पर सर्कुलेट हो जाते हैं, मदर के ब्लड पर चले जाते हैं, जो कि बाद में जाकर के फिल्टर आउट हो जाता है। जो चाइल्ड है उसका डेवलपमेंट अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ्स लेता है। चिल्ड्रेन के बर्थ पर यहाँ पर मसल जो यूटेरस पर है वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिदमिकली यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होता है, उस वक्त यहाँ पर ये चाइल्ड बोर्न करेगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि 8.33 पर व्हाट हैपन्स व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। जब एग यहाँ पर फर्टिलाइज्ड नहीं होता है, एग तो रिलीज हो रहा है हर मंथ, पर वो फर्टिलाइज नहीं होगा, तो यहाँ पर ये 1 दिन तक यहाँ जिंदा रहता है, ये मतलब लिव करता है 1 दिन तक। और यहाँ पर जैसे कि ओवरी रिलीज करता है एवरी मंथ एक, तो यहाँ पर जो है यूटेरस अपने आप को प्रिपेयर भी करता है इसके लिए, रिसीव करने के लिए, फर्टिलाइज करने के लिए, फर्टिलाइज्ड एग को यहाँ पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ पर जो लाइनिंग है वो थिक हो जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है, और यहाँ पर जो फर्टिलाइज्ड एग यानी कि जाइगोट के साथ में जो हो रहे थे वैसे प्रोसेस यहाँ पर होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब लाइनिंग का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, लाइनिंग पर क्या होते हैं, ब्लड्स होते हैं, तो उनका जब ज़रूरत नहीं पड़ता है तो वो ब्रेक कर जाते हैं, और वो ब्लड के फॉर्म में यहाँ पर ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में वजाइना से बाहर निकल आते हैं। और ये जो है एवरी मंथ होता है, इट इज़ नॉन एज मेंस्ट्रुएशन, और ये कम से कम 2 से 8 दिन तक चलता है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8.3.3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कहता है कि हमने देखा कि सेक्सुअल मेंस्ट्रुएशन जो है यहाँ पर होते रहता है जब हमारा बॉडी ग्रोथ करते रहता है उस वक्त भी। लेकिन ये जो है सेक्सुअल मेंस्ट्रुएशन मैच्योरेशन यहाँ पर हो जाने का मतलब ये नहीं है कि रेडी हो चुका है एक बेबी को बोर्न करने के लिए, क्योंकि बेबी को बोर्न करने के लिए यहाँ पर मेंटल हेल्थ, माइंड का सेट होना, माइंड का रेडी होना इस बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए यहाँ पर ज़रूरी है। और यहाँ पर एवरीवन जो है, सभी कोई जो है यहाँ पर डिफरेंट इश्यूज से भी यहाँ पर उसे फेस करते हैं। कुछ प्रेशर्स फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू होते हैं मैरिज कर लेने के लिए, कुछ प्रेशर्स यहाँ पर गवर्नमेंट के तरफ से भी होता है, जो कहता है कि अवॉइड करें चिल्ड्रंस हैविंग चिल्ड्रंस को अवॉइड करें, मतलब कि रिप्रोडक्शन करना यहाँ पर अवॉइड करें। तो ऐसे वक्त यहाँ पर चॉइस जो है लेना थोड़ा सा यहाँ पर डिफ़िकल्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस में हमें पॉसिबल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी यहाँ पर ध्यान में रखना है। जैसे कि हमने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है कि डिजीज़ ट्रांसमिट कर सकते हैं एक पर्सन टू डिफरेंट पर्सन बहुत सारे वेज के साथ में। तो इन रिप्रोडक्शन वाले जो एक्ट हैं, इन एक्ट्स पर भी ये जो है इंटीमेट बॉडी कनेक्शन होते हैं, तो वहाँ पर भी ये डिजीज़ ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, HIV एड्स हो सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर इन सभी को प्रिवेंट करना ज़रूरी है। इंटीमेट कनेक्शंस ना हो उसके लिए यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कुछ कवरिंग्स पेनिस के ऊपर पे, और जो प्रिवेंट कर सकता है ट्रांसमिशन बहुत सारे इन्फेक्शंस को कुछ एक्सटेंट तक। चाइल्ड रिप्रोड्यूस करने के लिए, यहाँ पर बॉर्न करने के लिए काफ़ी मेजर डिमांड्स होते हैं बॉडी का और माइंड का एक वुमेन के लिए। अगर वो रेडी नहीं है तो यहाँ पर
उसका हेल्थ अफेक्टेड होगा। तो इस प्रेगनेंसी से रोकने के लिए यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स हैं, जिस पर पहला मेथड है कि यहाँ पर हम कोई मैकेनिकल बैरियर लगा दें जहाँ स्पर्म जो है एग तक पहुँच ही ना पाए। तो जिस तरह का कवरिंग्स हम यहाँ पर पेनिस पर वॉर्न कर रहे थे, उसी तरीके का वजाइना पर भी वॉर्न किया जा सकता है। कुछ और मेथड्स भी हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ कुछ ड्रग्स का यूज करना जो कि हार्मोनल बैलेंस को ही यहाँ पर चेंज कर दे, ताकि एग्स ही रिलीज ना हो और फर्टिलाइजेशन वहाँ पर हो ही ना। लेकिन ये जो ड्रग्स हैं ये कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर हार्मोनल इम्बैलेंस कर रहे हैं। कुछ और कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस भी हैं, जैसे लूप एंड कॉपर टी, जिसे हम यहाँ पर यूटेरस पर प्लेस कर सकते हैं प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करने के लिए। और क्योंकि यहाँ पर हम इसे यूटेरस पर प्लेस कर रहे हैं तो इरिटेशन या फिर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स वहाँ हो सकता है। यहाँ पर वास्ट डिफरेंस, जो कि यहाँ पर टेस्टिस को एक जगह से दूसरी जगह पास करने पे हेल्प करता है, एक ट्यूब था, उस ट्यूब को यहाँ पर हम ब्लॉक कर सकते हैं ताकि स्पर्म ट्रांसफ़र ही ना हो और ये जो प्रोसेस है उस पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ना हो। और साथ में फेलोपियन ट्यूब पर भी यहाँ पर ब्लॉक किया जा सकता है, जहाँ से एग का पैसेज हो रहा था, जिससे एग जो है यहाँ पर ब्लॉक हो जाए और वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ना कर पाए। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि कुछ सर्जिकल मेथड्स हैं जो कि ऐसे ब्लॉक्स करने के लिए यहाँ पर किए जा सकते हैं। मेथड सेफ़ हैं, बट सर्जरी यहाँ पर कुछ ना कुछ इन्फेक्शंस अगर अच्छे से नहीं किया हुआ है तो यहाँ पर ला सकते हैं। सर्जरी यहाँ पर अनवांटेड प्रेगनेंसीज़ को हटाने के लिए भी यूज किया जा सकता है, लेकिन ये मिसयूज किया जाने लगा पीपल्स के द्वारा जब यहाँ पर वो सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन कराने लगे, यानी कि फीमेल, जो कि बिल्कुल यहाँ पर गैर कानूनी होता है। और एक हेल्दी सोसाइटी के लिए सेक्स रेशियो मेंटेन होना चाहिए। आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट पैराग्राफ पर आएंगे। कहता है कि पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन जो है यहाँ पर लॉ के द्वारा यहाँ पर प्रोहिबिटेड है, यानी कि ये गैर कानूनी है। यहाँ जब हम चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो वो एक अलार्मिंग रेट पर वो डिक्लाइन कर रहा है। हमने यहाँ पर रिप्रोडक्शन के प्रोसेस पर ही जैसे पहले देखा हुआ था कि जो ये प्रोसेस है ना, ये है पॉपुलेशन इंक्रीज़ करने के लिए ऑर्गेनिज्म का। एक स्पीसीज इस प्रोसेस का यूज करते हैं ताकि उस स्पीसीज में इंडिविजुअल्स ज़्यादा हो। तो जो बर्थ रेट और डेथ रेट हैं वो यहाँ पर पॉपुलेशन को, उसका साइज़ को यहाँ पर डिटरमाइन करेंगे। और ह्यूमन पॉपुलेशन का जो साइज़ है ये यहाँ पर एक समस्या है, क्योंकि यहाँ जब पीपल यहाँ पर एक्सपैंड करेंगे, ज़्यादा होंगे, तो सभी का इम्प्रूवमेंट यहाँ पर घटते जाएगा, स्टैंडर्ड घटते जाएगा। लेकिन जहाँ अगर हम यहाँ पर बात करें कि सोसाइटी पर इनइक्वालिटी है, वो इनइक्वालिटी अगर मेन रीज़न है पुअर स्टैंडर्ड होने का, जो बहुत सारे पीपल्स का हो रहा है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन का जो साइज़ है, पॉपुलेशन कितना है, वो यहाँ पर अनइम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसी की वजह से सोसाइटी में इनइक्वालिटी को यहाँ पर ख़त्म करना चाहिए। और साथ में यहाँ पर जो पॉपुलेशन का साइज है, जितना यहाँ पर पीपल का डेथ एंड बर्थ रेशियो है, उसे भी यहाँ पर मेंटेन करना चाहिए ताकि सभी एक अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में रह सकें। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। यहाँ पर हमने जो भी देखा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ये इसका नॉलेज होना सभी को काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हम कल से स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर एंड दैट विल बी हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। उससे पहले इस पिछले चैप्टर का हम समरी कर लेंगे। टेक केयर।